लेटरल डिस्प्लेसमेंट। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट पे। आपने पिछले वीडियोस में रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब में आपने क्या देखा कि शिफ्ट मैंने फाइंड की, लेकिन आफ्टर रिफ्रैक्शन के लाइट रे का जो पथ है और जो इंसिडेंट लाइट रे का जो पथ है, क्या वो सेम डायरेक्शन में है? क्या एक ही एक्सिस के अलोंग है क्या, या नहीं है तो क्या उसके पैरेलल है? क्या पैरेलल नहीं है तो क्या हमको कोई डेविएशन मिल रहा है क्या? जब हम चेक कर लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है। आपने टी थिकनेस की ग्लास की स्लैब में शिफ्ट फाइंड किया था, कुछ इसी तरीके से ही हमको चेक करना है केवल कि आफ्टर रिफ्लेक्शन उसका पथ कैसा है। सराउंडिंग मीडियम हमारा क्या है, सपोज कर लें एयर ही है। मैंने क्या किया, लाइट रे इंसिडेंट कराई इस पे, और जैसा कि आपको पता है कि लाइट रे बिल्कुल सीधा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या हुआ कि यहाँ पे जो नॉर्मल है वो लाइट रे नॉर्मल की ही ओर बेंड हुई, और इस दूसरे सरफेस पे जब फिर रिफ्लेक्शन हुआ, यानी कि वो इस ग्लास की स्लैब से फिर वो सराउंडिंग मीडियम में वापस जा रही है, तो मैंने देखा कि नॉर्मल से जो दूर भागती है जब इसी लाइट रे को आप पीछे बढ़ाते थे तभी आप कहते थे कि हाँ, इधर ऑब्जर्वर होने से और इधर ऑब्जेक्ट होने से हमको जो इमेज इसका मिल रहा था वो इसी ग्लास की स्लैब की ओर शिफ्ट मालूम हो रहा था कि हाँ शिफ्ट हो गया है। तो वो शिफ्ट हम फाइंड करते थे d इक्वल टू t इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन n, वो एक अलग चीज है। लेकिन हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि लाइट रे अगर इस एयर से होते हुए इस ग्लास की स्लैब पे इंसिडेंट करती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन जब फिर वो सराउंडिंग मीडियम में जा रही है, तो इस लाइट इंसिडेंट लाइट रे का जो पथ है उसी पथ के पैरेलल जा रही है, उसी पथ के पैरेलल जा रही है। अगर यहाँ पे ग्लास की स्लैब मैंने रख दी और जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n1 है, ठीक उसी तरीके से अगर एक ग्लास की स्लैब और भी रख दें जिसकी थिकनेस मान लिया T2 है, और भी रख दें T3 है, n ग्लास की स्लैब अगर हम रखते चले जाएं, तब हम देखें कि आफ्टर दैट जब उसी मीडियम में वो लाइट रे वापस आएगी, यानी कि जिस मीडियम से होते हैं वो इंसिडेंट हो रही है और बार बार कई सारे स्लैब से वो होते हुए रिफ्रैक्शन होते हुए उसका जब वो फिर वो उसी सेम मीडियम में वापस आ रही है, तो वो लाइट रे और इंसिडेंट लाइट रे के जो पथ होगा वो कैसा होगा, वो पैरेलल ही होगा। ये ऐसा प्रैक्टिकली भी देखा गया, यानी कि एक ग्लास की स्लैब रखी हो, चाहे 2, 3, 4, 5, 6, अब ग्लास की स्लैब हो या कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम हो या वाटर हो, इस तरीके से वहां पर केवल हम ये नहीं कह सकते ग्लास की स्लैब हो, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम हो, 1, 2, 3, 4 n टाइम्स चलती है, आफ्टर दैट फिर उसी मीडियम में लाइट रे वापस आ रही हो, तो वो उसके पैरेलल ही रहती है। अगर पैरेलल ही रहती है, अगर वो पैरेलल ही है, तो एंगल ऑफ डेविएशन की अगर चर्चा करें तो डेविएशन कितना होगा? आप बताइए, कोई लाइन मैंने ऐसे ड्रा की और उसके ऊपर एक और लाइन मैंने ड्रा कर दी, हम आपसे कहा जाए इस लाइन और इस लाइन के बीच एंगल कितना, आप तो कहेंगे 0 डिग्री है भाई। अगर मान लिया मैंने एक लाइन ड्रा की और दूसरी भी लाइन ड्रा कर ली और दोनों पैरेलल है, और पैरेलल होने का मतलब ये है कि उन दोनों के किसी भी पॉइंट को मिलाने वाली जो परपेंडिकुलर लाइन होगी या परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो सभी पॉइंट्स पे सेम होगी, तभी तो पैरेलल है।
तब इनके और इनके बीच एंगल कितना बन रहा है, तब भी आप कहेंगे कि वो 0 डिग्री की एंगल हमको मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो कितना होगा, वो 0 होगा। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि सपोज कर लेते हैं कि किसी भी n रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और t थिकनेस की ग्लास की स्लैब पे लाइट रे इंसिडेंट होती है, तो आफ्टर दैट जब वो लाइट फिर वो उसी मीडियम में वापस आ रही है तो उसका एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा कुछ भी दे रखा गया है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा कुछ भी दे रखा गया हो, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमारा कुछ भी दे रखा गया हो, इसकी थिकनेस हमारी कुछ भी दे रखी गई हो, लेकिन हमको एंगल ऑफ डेविएशन कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि ये उसके पैरेलल है। इसे आप कान में बिठा करके, दिमाग में बिठा करके आप रख लीजिएगा, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, 0 होगा। अब हम ये देखें कि अगर लाइट रे हमारी इस डायरेक्शन में जा रही थी, अब वो थोड़ा शिफ्ट हो गई है, अब ऐसे जा रही है, डेविएट नहीं हुई, डेविएट नहीं, वास्तव में इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल हमारा इंसिडेंस होगा वही एंगल हमारा उत्तर बनेगा जाकर। अगर आप ज्योमेट्रिकली चेक कर रहे हैं तो उसको अगर पीछे ऐसे बढ़ाएं तो ये लाइट रे और ये लाइट रे पैरेलल होगी, तो जो एंगल हमारा यहाँ बनेगा आकर के, क्या वही एंगल हमारा इधर बनेगा आकर के, वही एंगल हमारा इधर बनेगा आकर के। तो इसमें कुछ नहीं, टोटल ज्योमेट्री है, कहीं से भी कुछ भी पहुंच सकता है। तो ये हम कह रहे हैं कि अगर ये इस ओर जा रही थी, अब वो थोड़ा शिफ्ट हो गई इधर, अब वो जा रही है, तो वो शिफ्ट है क्या, यानी कि उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना है, अब कितना शिफ्ट हो गई वो। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर हम देखें तो यहाँ इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लें, तो ये परपेंडिकुलर लाइन हमारा क्या कहलाएगी, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। समझे भैया, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम d से डिनोट करते हैं। मान लेते हैं कुछ पॉइंट A, इसको B, इसको C और इसे D से, ठीक है। जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है वो सब रिफ्रैक्शन ही है, और रिफ्रैक्शन की घटना आपको मालूम होनी चाहिए। नॉर्मल और एंगल इंसिडेंट रे के बीच कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आपतन कोण, और ये हमारा परावर्तन अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये एंगल I है तो ये टोटल एंगल I ही होगा, इसका मतलब ये एंगल जो बचा वो कितना बचा, I माइनस R, दिख रहा है ना, I माइनस R। अब देखिए हमें CD की वैल्यू फाइंड करनी है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना वो शिफ्ट हो गई। अब ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री सॉल्व करके इसको आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब आप ये बताइए कि इसकी थिकनेस T दी गई है, तो मैंने इस नॉर्मल को दूसरे सरफेस तक बढ़ा लिया, यानी कि AB की वैल्यू कितनी हो गई, T हो गई। और CD हमें फाइंड करना, तो ट्रायंगल ACD हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें CD हमारा परपेंडिकुलर हो गया और AB हमारा बेस हो गया और AC हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। अगर हाइपोटेन्यूज AC की वैल्यू फाइंड पता चल जाए हमको इस वाले ट्रायंगल से, तो अगर AC की वैल्यू इस ट्रायंगल से पता चल जाएगी, तो यहाँ पर हम sin I माइनस R इक्वल टू CD अपॉन AC करके हम CD की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी CD इक्वल टू AC sin I माइनस R। अब अगर इस वाले ट्रायंगल से बात की जाए तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि AB बेस है, BC हमारा परपेंडिकुलर है, ये R जो ट्रायंगल एंगल दे रखा गया है, तो cos R इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं कि AB अपॉन AC, यानी cos R इक्वल टू AB अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी AB अपॉन AC। यहाँ से हम AC की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और उस वाले ट्रायंगल वाले पे जो हमको इक्वेशन मिली थी कौन सी, कि sin I माइनस R इक्वल टू CD अपॉन AC, वहां पर हम AC की वैल्यू पुट कर सकते हैं और CD की वैल्यू हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। बहुत आसान है, तो थोड़ी बहुत ज्योमेट्री आनी चाहिए हमें। तो क्या देखते हैं कि ट्रायंगल ABC में cos R इक्वल टू AB
अपॉन AC, यानी AC इज इक्वल टू AB सेक आर। और AB की जो वैल्यू है वो थिकनेस है स्लैब की, T सेक आर। ठीक है, अब जरा इस ट्रायंगल में आइए ACD, तो ट्रायंगल ACD में क्या हो जाएगा, वही चीज sin I माइनस आर इज इक्वल टू CD अपॉन AC, CD इज इक्वल टू AC sin I माइनस आर, यानी कि CD को मैंने लेटरल डिस्प्लेसमेंट यानी D से डिनोट किया है, तो D इज इक्वल टू AC की वैल्यू T सेक R इंटू साइन I माइनस आर। तो फार्मूला हमको क्या मिलता है, D इज इक्वल टू T सेक R इंटू साइन I माइनस आर। अब देखिए फार्मूला हमें तो मालूम नहीं होना चाहिए, कभी भी कहीं पर भी जरूरत पड़ सकती है, कोई भी फार्मूला छोटा नहीं होता है और एक क्वेश्चन की वजह से हमारे मार्क्स कम हो सकते हैं। इसमें ये नहीं समझना है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, हमें जो भी पढ़ाया जा रहा है वो सब पढ़ना है। अब देखिए लाइट रे हमारी इंसिडेंट हुई, अब यहाँ पे डेविएट हुई, कितना डेविएट हुई, I माइनस आर, कितना हुआ I माइनस आर, ये एंगल ऑफ डेविएशन है, ये तो है वो भी किस ओर, क्लॉकवाइज हुआ। अब जैसे लाइट रे यहाँ गई, अब दूसरे फिर दोबारा रिफ्लेक्शन हुआ, तो ये सीधा ना जा करके डाइवर्ट हुई, इधर डेविएट हुई, इस ओर गई। तो हम देखते हैं कि कितना डेविएट हुई, बोलो भाई, ये डेविएट हुई। तो यहां पे ये एंगल ऑफ डेविएशन, यहां का एंगल ऑफ डेविएशन, इसका मतलब क्या होगा, सेम होगा। अगर ये I माइनस आर है तो ये भी कितना होगा, I माइनस आर के इक्विवेलेंट ही होगा। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि ये क्लॉकवाइज और वो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये डेविएशन डेल 1 है और ये डेविएशन डेल 2 है, तो जो डेल नेट मिलेगा वो डेल 1 माइनस डेल 2 होगा। इसका मतलब डेल 1 और डेल 2 दोनों सेम ही तो थे, तभी तो वो जीरो मिला हमको डेविएशन, बोलिए भाई, तभी तो हमको जीरो मिल रहा है। तो एंगल ऑफ डेविएशन हमें कायदे से इसमें, अब देखिए बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। ये I माइनस आर है क्योंकि ये लाइट रे और ये लाइट रे सीधा न जा करके डेविएट, कितना हुई डेविएट, I माइनस आर के क्यों, क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में जा रही है। अब यहाँ पे अगर कहा जाए तो यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, ये एंगल ऑफ डेविएशन, तो ये डेंसर से रिवर्स में जा रही है, यानी कि R माइनस I होगा। तो R माइनस I का मतलब ये टोटल R और ये इंसिडेंस एंगल I, तो R माइनस I, और वो R माइनस I इस I माइनस R के ही इक्विवेलेंट होगा। तभी तो नेट डेविएशन हमको कितना मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। बात समझ में आई? एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सपोज किया जाए कि कोई एक ग्लास की स्लैब ले ली गई 3 सेंटीमीटर का, और ग्लास का कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, लाइट रे इंसिडेंट होती है 60 डिग्री पे, और आपसे कह रहा है कि डेल बताइए कितना होगा, टोटल नेट डेविएशन इसमें कितना मिलेगा, और लेटरल डिस्प्लेसमेंट इसकी क्या होगी। तो इसको आप आंख बंद करके ही कह सकते हैं कि जीरो मिलेगा। अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट, याद फार्मूला याद रखिए, मैंने कहा T सेक R इनटू साइन I माइनस आर। क्योंकि कोई भी फार्मूला अपने आप में कमजोर नहीं होता है, अगर आ जाता है एग्जाम में, भले ही वो 1 नंबर में 2 नंबर में आए, लेकिन वो नंबर कम कर देता है अगर हमें वो नहीं आता है। तो सेक R साइन R 60 दिया, R की वैल्यू नहीं दी, तो आप इसमें फॉर्मूला यूज करिए भाई, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू n2 अपॉन n1, साइन I यानी साइन 60 अपॉन साइन R, और n2 माने जा रही यानी √3, n1 माने आ रही, साइन 60 की वैल्यू √3/2 अपॉन साइन R इज इक्वल टू √3/1, √3 ने √3 को मार दिया, क्या बचता है, साइन R इज इक्वल टू 1/2 यानी R इज इक्वल टू 30 डिग्री। पुट करिए किसी क्वेश्चन में, हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना।
तो d इज इक्वल टू 3 यानी t sec r यानी कि sec 30 into sin I minus r यानी 60 minus 30 डिग्री, तो 3 into sec 30 2/√3 और sin 30 की वैल्यू 1/2, इसने इसको मारा, इसने इसको रूट में ला दिया, तो d इज इक्वल टू √3 सेंटीमीटर। तो कठिन है क्या? बहुत आसान डिवाइड है, ठीक है। तो थोड़ा चर्चा कर लेते हैं लेटरल मैग्नीफिकेशन पर कि उस लेटरल मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या है और कैसे हमको लेटरल मैग्नीफिकेशन का फार्मूला मिलेगा। देखिए बहुत आसान है लेटरल मैग्नीफिकेशन, लेकिन मैग्नीफिकेशन की अगर बात कही जाए तो मैग्नीफिकेशन m is equal to hi upon ho. The ratio of height of image and height of object is known as the magnification. यानी m is equal to hi upon ho. hi height of image, o means object यानी height of object, इनका रेशियो ही हमारा मैग्नीफिकेशन कहलाता है। अब हम कोई पॉइंट सोर्स से रिलेटेड हम कोई ऑब्जेक्ट वहां पर नहीं ले रहे हैं कि पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट अगर हम है मेरे पास, देखिए ऐसा होता है कि सपोज कर लेते हैं कि कोई भी स्फेरिकल सरफेस है और उसके प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर O है तो उसका जो इमेज हमारा बनेगा, सपोज कर रहे हैं कि ये इस ऑब्जेक्ट का इमेज अगर हमको इसमें मिल रहा है तो वो इमेज जो मिलेगा वो इस पॉइंट के ही तरीके से ही मिलेगा। इसलिए हम क्या करते हैं उसके साइज को कम ज्यादा है या छोटा बड़ा है उससे हम थोड़ा नहीं मतलब रखते, लेकिन अगर वो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है जैसे ये दिया गया है ओ डैश, तो अगर उसका इमेज इसके अंदर फॉर्म हो रहा है तो क्या उसके इमेज की कुछ हाइट कम हो रही है या ज्यादा हो रही है क्या है, तो देखते हैं कि कैसे उसका इमेज हमको मिलेगा। सपोज कर लेते हैं कि ये पोल है उस कर्व सरफेस के लिए, यहां से डिस्टेंस हमारी u ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक लाइट रे इस O पॉइंट से होते हुए इसके सेंटर से होते हुए जा रही है और दूसरी लाइट रे इसके O डैश पॉइंट से होते हुए इस पोल पे इंसिडेंट कर रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, कहीं ना कहीं ये दोनों लाइट रे एक इमेज फॉर्म कर रही है I डैश, और इस पोल से उस इमेज के बीच की डिस्टेंस v है। देखो साइन प्रॉपर्टी में मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस को हमेशा x एक्सिस पे माना करेंगे, ये x एक्सिस हो गया और ये हमारा y एक्सिस हो गया। ये जो कोऑर्डिनेट हमारा ऑरिजिन पॉइंट 0,0 है इसको आप हमेशा पोल मानिए। जब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो रे ऑप्टिक्स आप पढ़ रहे हैं उसमें मिरर हो या लेंस हो या स्फेरिकल सरफेस हो, उसके लिए जो u और v में रिलेशन और u और v में ग्राफ या 1/v और 1/u में ग्राफ मिलेंगे, वो आपको इसी तरीके से ही आपको सीखने को मिलेंगे, ग्राफ से ही रिलेटेड, और ये ग्राफ की ही प्रॉपर्टी भी कही जाती है। बाकी ये बस समझिएगा कि इधर रखा हुआ है तभी वो हम नेगेटिव लेंगे, उधर रखा है तो हम पॉजिटिव लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसको आपने क्या मान लिया, पोल मान लिया, तो पोल यानी कि ये इधर चलेंगे तो माइनस x एक्सिस की ओर हम जा रहे हैं और डिस्टेंस हमेशा सरफेस से ही ली जाती है। मैंने आपसे उसमें भी कहा था जब रियल और अपरेंट डेप्थ हम फाइंड कर रहे थे, आ रही और जा रही कहां से, सरफेस से, हाइट को कहां से ली जा रही है, उसकी अपरेंट हाइट अपरेंट डेप्थ कहां से ली जा रही है, उसके सरफेस से ही ली जा रही है।
तो ये सरफेस है, इसके पोल से ही हम यहाँ की डिस्टेंस लेंगे, यहीं से ही हम इसकी डिस्टेंस यहाँ तक की लेंगे। अगर यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस u है जो माइनस x एक्सिस पर है, इसका मतलब हम यहाँ पे माइनस u ही यूज करेंगे, और अगर यहाँ से हम प्लस x एक्सिस की ओर जा रहे हैं तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव में ही नोट की जाएगी। अगर हम बात करें तो ये प्लस y एक्सिस है, यानी कि o डैश, इसकी जो हाइट है वो हमारी पॉजिटिव रहेगी, और ये जो हाइट है इसकी i डैश वो माइनस y एक्सिस पर है, इसका मतलब है कि वो नेगेटिव रहेगी। ठीक है, इसलिए साइन वाले में आप ज्यादा कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सपोज कर लें कि o डैश ऑब्जेक्ट हमारा इधर रख लिया जाए, तो यार ये बताइए कि आपने ये भी तो पढ़ा है कि फ्रेम है, फ्रेम को मैंने क्या किया, ऐसे पलट दिया। फ्रेम है, फ्रेम को मैंने क्या किया, ऐसे पलट दिया, तो क्या ये फ्रेम हमारा x एक्सिस अब इधर आ गया, माइनस एक्सिस, क्या प्लस एक्सिस इधर आ गया, क्या y एक्सिस प्लस वाला वही रहा, माइनस वाला y एक्सिस वही रहा क्या? तो फ्रेम पर जैसे सपोज कर लेते हैं कि इस रूम को मैंने क्या किया, ऐसे घुमा दिया। अब अगर मैंने इस रूम को ऐसे घुमा दिया तो हम जो बैठे हुए हैं इस रूम के भीतर, तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अभी मेरे सामने ये विंडो है, ये डोर है, इधर है, और जो सेम डायरेक्शन में थे वो सेम डायरेक्शन में है। लेकिन हाँ बाहर वाले को तो ये लगेगा कि अरे भाई इसका दरवाजा तो इधर था, इधर हो गया। तो वो एक फ्रेम है, गैलेक्सी भी एक फ्रेम है, रोटेट हो कर दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी डायरेक्शन बदल गई, वही रहेगी। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसमें अगर यूज करेंगे, सारी लाइट में कैजुअल है, बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, ऐसा मान के चलिए। ये सब लाइट वेव्स कैसी है, कैजुअल लाइट है, I और R की वैल्यू बहुत ही कम है। इस वजह से इंसिडेंस लॉ में हम क्या लिखते हैं, I/R N2/N1, सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया गया n2 है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लें, या यही और I और R से अगर हम देखें tan I परपेंडिकुलर यानी OO डैश अपॉन PO, और tan R PI डैश में क्या लिखेंगे, I डैश अपॉन PI। इसका अगर हम रेशियो फाइंड करें तो I अपॉन R इक्वल टू OO डैश अपॉन PO इनटू PI अपॉन I डैश। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO, हाइट ऑफ इमेज इज HI, तो I अपॉन R इक्वल टू आप इसको क्या सकते हैं, OO डैश HO अपॉन I डैश कितना हो जाएगा, HI इनटू PI अपॉन PO। PI कितना, PI क्या ये V है, और PO क्या ये माइनस का U है। अगर HO की बात की जाए तो पॉजिटिव है और HI की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ से क्या I माइनस R इक्वल टू HO अपॉन HI इनटू V/U यही मिलेगा क्या। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लें। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, N2 अपॉन N1 इक्वल टू HO अपॉन HI V/U, यानी कि यहाँ से HI अपॉन HO इक्वल टू N1 अपॉन N2 V/U। क्या आप ये बताइए कि HI अपॉन HO क्या मैग्निफिकेशन है, तो इसके लिए जो मैग्निफिकेशन मिलेगा वो हमारा लेटरल मैग्निफिकेशन यानी M इक्वल टू N1 अपॉन N2 V/U। बहुत अच्छा फार्मूला है, हमें फार्मूले याद होने चाहिए बिल्कुल। अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल जैसे हमारा बहुत लाजवाब तरीके का पूछा जाता है, क्या सपोज कर लिया ये 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या हम 4/3 मान लें, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, और इससे 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है।
और उस ऑब्जेक्ट की हाइट है 1 सेंटीमीटर। तब आपसे कह रहा है कि हाइट ऑफ इमेज बताइए क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज क्या होगा। तो हाइट ऑफ इमेज यानी HI फाइंड करने के लिए HO की वैल्यू कितनी दी गई है 1। तो क्या हमें M अगर पता हो तो क्या M को हम इसके इक्विवेलेंट कर लेंगे तभी तो HI की वैल्यू हमको मिलेगी। तो M पता करने के लिए n1/n2 और v/u अगर सराउंडिंग मीडियम इसका एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है तो n1 और n2 हमको पता हो गया। क्या v/u, क्या u इस सरफेस से, इस स्फेरिकल सरफेस से या कर्व सरफेस से हमारा 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा होगा, इसका इमेज हमारा कहां पर फॉर्म होगा। अगर ये v पता चल जाए तो इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे, m की वैल्यू मिल जाएगी जो हम इससे इक्विवेलेंट कर लेंगे, सारा सॉल्व कर लेंगे। बहुत मजेदार न्यूमेरिकल है, कोई कठिन वाला नहीं, आप कर लेंगे, अगर मैंने बता दिया तो आप कर लेंगे। अब बात करना है कि v की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे। तो v की वैल्यू कैसे मिलेगी। अब अगर स्फेरिकल सरफेस है, कर्व सरफेस है तो उसके लिए क्या करते हैं, n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। n2 माने 4 ही किसमें जाएगी 4/3 में, n1 r ही u कितना है 40, क्या इधर माइनस एक्स एक्सिस पे तो प्लस हो जाएगा n2 4/3 माइनस 1/r, r कितना 20 और माइनस का 20 माइनस एक्स एक्सिस पे तो 4/3v इज इक्वल टू 1/3 अपन माइनस का 1/60, ये उधर गया माइनस 1/40। तो 4/3v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको 1/24, तो 3 8 का यानी कि v इज इक्वल टू -32 सेंटीमीटर। ये माइनस ये शो कर रहा है कि हमारा इमेज कहां फॉर्म हो रहा है भाई, इधर ही कहीं पर फॉर्म हो रहा है। v इज इक्वल टू -32 सेंटीमीटर। अब v की वैल्यू हमें पता चल गई, m की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, n1 और n2 जा रही v/u यानी कि 32 अपन u कितना 40, तो 8 जा 5 जा यानी m इज इक्वल टू 3/5। ये तो उसका लेटरल मैग्नीफिकेशन हमको मिला। हाइट की बात कही जाए तो m इज इक्वल टू hi/ho यानी hi इज इक्वल टू m into ho यानी कि 3/5 into ho की जो वैल्यू है वो कितनी है 1 सेंटीमीटर है, यानी कि 3/5 सेंटीमीटर या है 0.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं और लेटरल मैग्नीफिकेशन भी हम फाइंड कर सकते हैं अगर कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए कहा गया है। ध्यान रखिएगा कि मैग्नीफिकेशन का फार्मूला हमें हर जगह यही यूज करना होगा, m = hi/ho। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूमेरिकल्स आपके जो भी होंगे उनको सॉल्व करिएगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तैयार रहिए आप और प्यार करते भी रहिएगा। धन्यवाद।